नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th इतिहास चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच के फर्कों से संबंधित किसी भी बिंदु पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी शिकार करने, मछली पकड़ने व संग्रहण करने में रुचि रखते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश कभी नहीं की और न ही अनाज का भंडार किया। वह जंगली जानवरों जैसे भैंसे आदि की सवारी व शिकार करते थे। इसके विपरीत दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों की सभ्यता का आधार कृषि थी। मक्का की फसल प्रमुख उपज थी और वे जानवरों का शिकार करते थे व मछलियाँ भी पकड़ते थे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने बड़े पैमाने पर खेती नहीं की और इसलिए वे अधिशेष अनाज का उत्पादन नहीं करते थे। अतः वहाँ पर केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका की भांति राजशाही साम्राज्यों का उदय नहीं हुआ, जबकि दक्षिणी अमेरिका में अनेक विशाल साम्राज्य थे, जैसे माया, एज़टेक व इक्का साम्राज्य। वहाँ पर भूमि के स्वामित्व को लेकर झगड़े नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त औपचारिक संबंध बनाना और उपहार देना व लेना प्रचलन में था। अतः मित्रता स्थापित करना और उपहारों का आदान प्रदान करना उनकी परंपरा में रची बसी थी। प्रश्न नंबर 2, आप 19वीं सदी की संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कौन सी विशेषताएं देखते हैं? उत्तर, 19वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका को आप एक लघु इंग्लैंड भी कह सकते हैं। सन 1763 में अंग्रेजों ने कनाडा पर भी अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। अतः समस्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभ्यता अंग्रेजी सभ्यता से व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के कुछ प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका की सभ्यता व संस्कृति में देखे जा सकते हैं। इंग्लैंड के समान संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली भी प्रजातंत्रीय थी। रहन सहन व खान पान के स्तर पर प्राय समानता देखी जा सकती है। मदिरा का सेवन दोनों देशों के निवासियों द्वारा समान रूपों से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इंग्लैंड के समान ईसाई धर्म का वर्चस्व था। यहाँ के ईसाई धर्म के अनुयायी भी रोमन कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट जैसे दो वर्गों में विभाजित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका व अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः एक जैसी थी। दोनों देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आज भी विद्यमान है। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी भाषा आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजभाषा है, किंतु इंग्लैंड की अंग्रेजी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में कुछ अंतर पाया जाता है। इस प्रकार के हम यहाँ के निवासियों व अंग्रेजों को एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने हैं? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका वस्तुतः 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण के अस्तित्व में लाया। सर्वविदित है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीतियों से परेशान होकर अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। इसी संघर्ष अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के गर्भ से संयुक्त राज्य अमेरिका नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। यह राष्ट्र अपने प्रारंभिक चरण में एक छोटे क्षेत्रफल तक ही सीमित था। हालांकि अपने जन्म के तुरंत बाद इसने पश्चिम की तरफ विस्तार लेना शुरू कर दिया। इसी विस्तार को अमेरिकियों ने फ्रंटियर की संज्ञा दी और आने वाले 100 वर्षों में इसने अपने अधिकार क्षेत्रों का विस्तार करके अपने वर्तमान आकार को प्राप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना विस्तार करने के लिए युद्ध तथा क्षेत्रों की खरीद दोनों पर ध्यान दिया। उसने दक्षिण में फ्रांस, रूस और लुइसियाना से अलास्का का क्रय किया, तो इस तरफ मेक्सिको के युद्ध करके उसके विशाल भूभाग पर अपना
प्रस्थापित किया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश दक्षिणी भाग मैक्सिको से जबरन हथियाया गया है। यह स्मरणीय है कि किसी का क्रय विक्रय करते समय क्रेता या विक्रेता वहां के स्थानीय निवासियों की राय लेना भी उचित नहीं समझता था। यही कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर के खिसकने के साथ साथ वहां के स्थानीय सरहदवासियों को पीछे की तरफ खिसकने हेतु विवश किया जाना था। प्रश्न नंबर 4, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया था? उत्तर, इतिहास की पुस्तकों से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बाहर रखने के निम्नलिखित कारण थे। जेम्स कैप्टन जेम्स कुल ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। उनके तथा उसके साथियों के विवरणों से यह ज्ञात होता है कि शुरुआत में उनका मूल निवासियों के प्रति व्यवहार मधुर था, किंतु हवाई द्वीप में आदिवासियों द्वारा कैप्टन कुल की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात अंग्रेजों और मूल निवासियों के संबंध से कटुता आ गई। अंग्रेजों के मन में आदिवासियों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। फलत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना देने का प्रयास ही नहीं किया। उस समय ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग ही आबाद था। वहां से यूरोपियों द्वारा मूल निवासियों को निकालने की कोशिश में दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। फलत यूरोपीय ने मूल निवासियों के बारे में लिखना बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि आरंभ में इंग्लैंड से मात्र अपराधियों को ही ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। यह अपराधी ऑस्ट्रेलिया में ही आजीवन रहते थे क्योंकि उनके वापस लौटने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः उनमें इंग्लैंड सरकार के प्रति जो रोष उत्पन्न होता था उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न तरीके से मूल निवासियों को प्रताड़ित करने के रूप में होती थी। इस प्रकार दोनों पक्षों में घृणा की भावनाएं निरंतर बढ़ती गई। उपरोक्त कारणों की वजह से 20 शताब्दी के मध्य तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में वहां के मूल निवासियों का उल्लेख नहीं के बराबर था। हालांकि 1968 के बाद गलतियों को सुधारा गया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास में बराबर स्थान दिया जाने लगी। संक्षेप में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 5, लोगों की संस्कृति को समझने में संग्रहालय की गैलरी में प्रदर्शित चीजें कितनी कामयाब रहती हैं? किसी संग्रहालय के देखने के अपने अनुभव के आधार पर साधारण विचार कीजिए। उत्तर, किसी देश के संग्रहालय की गैलरी में प्रदर्शित विभिन्न चीजों को देखकर हम उस देश की सभ्यता संस्कृति के विषय में, उसके निवासियों के रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा आदि के विषय में सुगमतापूर्वक समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न संग्रहालयों के प्रदर्शित हड़प्पाई सभ्यता संबंधित मृद भाड़ों, मोहरों, औजारों, आभूषण और घरेलू उपकरणों को देखकर हम उस सभ्यता के निवासियों के रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन प्रदर्शित चीज़ों से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधित प्रतिभा उच्च कोटि की थी। यह भी जाहिर होता है कि वह चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर एवं कल्पनात्मक बर्तन बनाते थे जिन्हें लाल और काले रंगों से रंगा भी जाता था। संग्रहालय में प्रदर्शित छोटी बड़ी अनेक तकलियों तथा फूलदार रंगीन वस्त्रों के टुकड़ों इस बात के प्रमाण की वस्त्र निर्माण व्यवसाय इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। संग्रहालय में प्रदर्शित हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों को देखकर हम इस सभ्यता के लोगों के पहनावे के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। इसी प्रकार संग्रहालय में प्रदर्शित सिक्कों से अनेक राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। हम जानते हैं कि सिक्कों से प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति, धार्मिक दशा तथा सांस्कृतिक विकास की भी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के अनेक सिक्कों पर विष्णु तथा गरुड़ के चित्रों से यह सिद्ध होता है कि गुप्त
शासक विष्णु के उपासक थे। समुद्र गुप्त की वीणा अंकित मुद्राएं उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। तदुपरांत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चांदी के सिक्कों से स्पष्ट है कि उनके शंकों को पराजित उसने शंकों को पराजित किया था। इसका कारण यह है कि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिम भारत में प्रचलन में थे। निस्संदेह गुप्तकालीन सिक्के अत्यधिक कलात्मक प्रतीत होते थे। इससे शासक वर्ग की साहित्य एवं कला में रुचि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती थी। कुषाण कालीन सिक्कों पर अनेक ईरानी और यूनानी देवी देवताओं के अतिरिक्त भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुषाण शासक प्रारंभ में ही भारतीयों से प्रभावित थे। इसी प्रकार अन्य देशों के संग्रहालयों की गैलरियों में प्रदर्शित चीज़ों को देखकर हम अपनी संस्कृतियों के संबंध में अमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, कैलिफोर्निया में 4 लोगों के बीच 1880 में हुई किसी मुलाकात की कल्पना कीजिए। यह 4 लोग हैं: एक अफ्रीका गुलाम, एक चीनी मजदूर, गोल्ड रश के चक्कर में आया हुआ एक जर्मन और होपी कबीले का एक मूल निवासी। उसकी बातचीत का वर्णन कीजिए। उत्तर: कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ 1880 में जोसेफ नामक एक अफ्रीकी गुलाम, ली तुंग नामक एक चीन का मजदूर, एक जर्मन व्यापारी विलियम और होपी कबीले का बाप नामक एक मूल निवासी आस पास ही रहते थे। किसी समय अमेरिकी महाद्वीप में अफ्रीका में लाए गए गुलामों की संख्या बहुत अधिक थी। 1750 ईस्वी में कुछ लोगों के पास अनुमानत हजार की संख्या में गुलाम होते थे, लेकिन 1861 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाने के परिणाम स्वरूप जोसेफ स्वतंत्र नागरिक बन चुका था। ली तुंग के पूर्वज भी वहीं बहुत समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए थे। विलियम गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया आया था। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरी अमेरिका की धरती के नीचे सोना होने का अनुमान पहले से ही लगाया जाता था। सन 1840 ईस्वी में कैलिफोर्निया में यूरोपीय वहां हजारों की संख्या में पहुंच गए। विलियम ऐसे यूरोपियों में से एक था। बॉब के पूर्वज दीर्घकाल से कैलिफोर्निया में रह रहे थे। यह चारों एक दूसरे को जानते थे। चारों में प्राय बातचीत होती रहती थी कि और कभी रविवार को उनकी मुलाकात भी हो जाती थी। यहाँ प्रस्तुत है उनकी एक मुलाकात में होने वाली बातचीत का वर्णन। अफ्रीकी गुलाम जोसेफ: विलियम साहिब, आप बहुत ही नेक दिल और सज्जन हैं। हम जानते हैं कि आप 1845 ईस्वी में कैलिफोर्निया पधारे थे। ईश्वर की कृपा है कि आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सोने का व्यापार में अच्छा लाभ कमाया है। आपका घर महल जैसा है और आपके पास सभी सुख सुविधाएं भी हैं। यह आपकी महानता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हमें तब तक दावत पर बुला लेते हैं जब तक दावत पर बुला लेते हैं और हमारी इतनी खातिरदारी भी करते हैं। सच सचमुच आप एक महान इंसान हैं। चीनी मजदूर ली तुंग: मैं भी जोसेफ के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। विलियम साहब सही में महान इंसान हैं। उन्हें धन का कोई गुरूर नहीं है। अन्यथा रेल विभाग में एक मजदूर का काम करने वाले तुंग जैसे व्यक्ति को आज के ज़माने में पूछता कौन है। निस्संदेह आज के ज़माने में विलियम साहब जैसा नेक इंसान दुर्लभ है। एक मूल निवासी बॉब: मेरे पास तो विलियम साहब की इंसानियत का बखान करने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरी पत्नी अस्थमा की मरीज है। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी था, किंतु मेरे पास न तो पैसा था और न गाड़ी। तभी विलियम साहब भगवान बनकर आ पहुँचे।
वह अपनी गाड़ी से मेरी पत्नी को अस्पताल ले गए और उन्होंने बिना बताए उसके इलाज के लिए पैसा भी जमा कर दिए। यह सत्य है कि मेरी पत्नी को उन्हीं की कृपा से नया जीवन मिला। मेरा परिवार विलियम साहब का यह एहसान जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। जर्मन व्यापारी विलियम, आप लोग इतनी अधिक प्रशंसा करके कृपया मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मुझे जर्मनी छोड़कर कैलिफोर्निया आए हुए लगभग 40 वर्ष बाद बीत चुके हैं। उस समय मैं 20 साल का नौजवान था और अब मेरे पैर कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके प्यार के कारण अब मैं जर्मनी में रहने वाले अपने संबंधियों तक को भूल गया हूँ। अब तो आप सभी मेरे अपने हो। अब मुझे आप सबके साथ जीना और मरना है। सचमुच मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले। ईश्वर करे हमारी यह दोस्ती हमेशा बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।